आज के इस लाइव में हम बात करेंगे कि डेटा से इम्पैक्ट कैसे दिखाएं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा तिवारी हैं, जो स्नेहा संस्था में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम के लिए एसोसिएट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अपूर्वा पिछले 10 सालों से इस सेक्टर से जुड़ी हुई है और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हेल्थ केयर क्वालिटी के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखती हैं। स्नेहा में वे किशोर स्वास्थ्य, जेंडर आधारित हिंसा और जैसे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम फ्रेमवर्क तैयार करती हैं और उन्हें लागू करवाती हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपूर्वा। थैंक यू सो मच इंद्रेश जी। बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत खुशी है मुझे कि आज हम मिलकर इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थैंक यू। तो अपूर्वा, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि हमने ये बात कर ली कि इम्पैक्ट क्या है और इम्पैक्ट मापते समय क्या जानना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डेटा के संदर्भ में हमें बता सकें कि इम्पैक्ट समझाने के लिए कौन से डेटा जरूरी होता है। अगर आप स्नेहा संस्था के भी अगर एग्जांपल दे सकें कि आप किस तरीके से डेटा इकट्ठा करते हैं और आप किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है, तो उसके बारे में अगर आप बता सकें तो बहुत यूजफुल होगा हमारे साथियों के लिए। जी बिल्कुल। तो जैसे आपका सवाल है कि इम्पैक्ट समझने के लिए कौन सा डेटा जरूरी है, आई थिंक सवाल में ही जवाब है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेटा का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो ये होता है कि हम डेटा हमें निर्णय लेने में मदद करे, हमें दिशा दिखाने में मदद करे और इम्पैक्ट की ओर ले जाए। तो वो सबसे बड़ा डेटा का मकसद होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम इस इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्नेहा में यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग ये जो निर्णय लेना है ये प्रोग्राम की शुरुआत में यूजुअली करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम, कोई इंटरवेंशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सब मिलके साथ में एक ढांचे के रूप में सारे डेटा पॉइंट को डालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहले सेशंस में भी बात की है इनपुट आउटपुट आउटकम्स के बारे में। तो हम जो भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं हम उसको इस फ्रेमवर्क में डालने की कोशिश करते हैं। अगर एक साधारण एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, तो अगर संस्थाएं हैं जो छोटे बच्चों के आहार या पोषण के ऊपर काम करते हैं, तो अगर उनको इनपुट का डेटा कलेक्ट करना है तो वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चों की ऊंचाई, उनका वजन मापा गया क्या, उनके पालकों को जो है आहार के बारे में, पोषण के बारे में जानकारी दी, कितने पालकों को जानकारी दी गई और कितने बच्चों को आंगनवाड़ी से पोषक पूरक आहार मिलता है। ये सारी चीजें अगर हम मापते हैं तो ये हमारा जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, हमारा जो काम होता है वो मेजर करने में हेल्प करता है। आउटपुट जो होता है, जो हम लोगों के साथ काम करते हैं तो तुरंत जो बदलाव आता है उससे हम यूजुअली आउटपुट की तरह देखते हैं। और इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो अगर पालकों की जानकारी बढ़ी कि खाना क्या खिलाना है बच्चों को, बच्चों की फीडिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव हुई और आंगनबाड़ी की सुविधा ज्यादा लोग लेने लगे, बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं, तो ये सब यूजुअली जो है इमिडिएटली हमको चेंजेस दिखने के लिए मिलते हैं। तो इन मुद्दों पर अगर आउटपुट में डेटा कलेक्ट किया जाए और आउटकम में अल्टीमेटली अगर हम देखना चाहते हैं कि कुपोषण की प्रमाण कम हुआ क्या, लोग ज्यादा हेल्थ सर्विस का एक्सेस लेने लगे हैं और बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, तो ये सारा जनरली आउटकम की तरफ का डेटा होता है। तो यूजुअली इस कंटिन्यूअम में हम लोग जो है डेटा को देखने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से। और हर एक सेक्शन जो होता है हमें निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल है कि कोई संस्था है, अगर मान लीजिए जिले के 2 ब्लॉक में काम करती है, एक जगह पे पूरा आहार मिल रहा है, एक जगह पे नहीं मिल रहा है, तो ये हमको डेटा से पता चलता है कि हम उस दूसरी जगह पे हमको काम करने की जरूरत है। तो ये निर्णय लेने में मदद करता है और अल्टीमेटली जो हम प्रभाव देखना चाहते हैं वो प्रभाव इम्प्रूव होता है। यहाँ पे जस्ट इस चीज में और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि हम बदलाव की बात करें, हमने पहले भी हमारे सेशंस में बात किया है कि जिस डेटा से लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है वो डेटा महत्वपूर्ण होता है। तो बदलाव हमेशा 2 पॉइंट्स पे होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि हम लोग अपना काम शुरू करने से पहले इस परिस्थिति जान लें। मतलब अगर हम लोग मान लीजिए किसी एरिया में काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम काम करने से पहले की स्थिति क्या है, प्रॉब्लम कैसी है, तभी हम जब काम करेंगे और उसके बाद फिर से उसी पॉइंट पे माप करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे काम के साथ साथ ये बदलाव आया है। तो ये 2 चीजें यूजुअली हम लोग ध्यान में रखें।
और जैसे इनपुट और आउटपुट है, ये जो दो चीजें होती है, ये हमको ये बताने में हेल्प करती हैं कि हमने जो प्लान किया था वो हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। हम्म। और जो आउटकम और इम्पैक्ट होता है वो बड़े लेवल पे, उससे ये पता चलता है कि जो हमने काम किया है उससे क्या लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। तो ये शुक्रिया। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो हमको ये आंसर देने में मदद करते हैं। धन्यवाद आपका इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अब आप ये भी बता ही दीजिए कि कौन सा डेटा सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए बोझ बन जाता है, अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं कुछ उदाहरण देकर। एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे किसी को बोल दूं कि आप ये 50 बिंदुओं पे डेटा कलेक्ट कर लीजिए, तो वो हम्म। अपने आप एक मानसिक बोझ बन जाता है, क्योंकि जो फील्ड में जाने वाले हैं उनको पता नहीं है कि ये डेटा कैसे यूज किया जाएगा, ये मेरे काम को हम्म। कैसे तो ये वो पता नहीं है। तो सबसे पहले कि जब हम लोग प्लानिंग ही कर रहे हैं, जब हम ये ढांचा बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्नेहा में हम ये बहुत ज्यादा इस चीज पे एम्फेसिस करते हैं कि जो एक्चुअली फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके साथ बैठ के ये ढांचा बनाया जाए, ताकि हम्म। उनको हर एक बिंदु का महत्व पता चले कि ये मैं क्यों कलेक्ट कर रही हूँ, या ये इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से मुझे क्या पता चलेगा और कैसे मैं अपने इंटरवेंशन को सुधार सकती हूँ। एक ये सबसे बड़ा ये है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो समझ लीजिए, अगर कोई संस्था है जो लाइवलीहुड के ऊपर काम करती है, हम्म। उनका एक बड़ा सा टेम्पलेट है, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इतने लोगों को ट्रेनिंग सपोर्ट दिया गया, इतने लोगों को रोजगार मिला, इतने लोगों और रोजगार में भी वो ये भी कलेक्ट कर रहे हैं कि किसी को पार्लर में जॉब मिली, कोई ड्राइवर बन हम्म। गया, कोई किसी को स्वास्थ्य के एरिया में जॉब मिली। लेकिन जब हम इस डेटा का सेंस बनाते हैं, जब हम इस डेटा के बारे में सोचते हैं, तो हम सिर्फ दो ही चीज देख रहे हैं कि कितने को ट्रेनिंग हुई और कितनों को नौकरी मिली। तो जो हम्म। हम तीसरा डेटा पॉइंट है वो तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता हम्म। है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी जगह में किसी एक सेक्टर में ज्यादा जॉब हो और दूसरे हम्म। सेक्टर में ना हो। तो उन हम्म। संस्थाओं को जरूरी है कि वो उन सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके भी वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो हमने डेटा पॉइंट तो कलेक्ट किया, लेकिन हमने उसको निर्णय लेने के लिए यूज नहीं किया। तो हम्म। फिर जो कलेक्ट कर रहा है उसके लिए बस एक वो बोझ की तरह है कि मतलब डेटा कलेक्ट हो रहा है, रिपोर्टिंग भी हो रही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कुछ बदलाव नहीं आया। तो आई थिंक वो शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज जाननी थी कि आप स्नेहा में डेटा कलेक्शन का कैसे करते हो, क्या क्या पेपर पे करते हो, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि जो आपके फील्ड वर्कर्स हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, क्या उनको अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये डेटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकें। जी, स्नेहा, तो इस मुद्दे में अगर मैं कहूँ तो डेटा हमारे मतलब ऐसे होता है नस नस में जिस तरीके से है, तो काफी समय से मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डोमेन बहुत डेवलप्ड है स्नेहा में। तो हम लोग कॉमकेयर करके एक टूल है, उसका इस्तेमाल करते हैं फील्ड पे डेटा कलेक्ट करने के लिए। और हम्म। साथ ही साथ हम लोग हमारे जो सीओज होते हैं जो फील्ड पे काम करते हैं, उनको हम्म। हम लाइव डैशबोर्ड्स भी देते हैं। मतलब अगर आज वो डेटा भरते हैं तो कल उनको उनके डेटा का इंसाइट जनरेट होके मिल जाता है। सो वो हम्म। तुरंत तुरंत देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे अगर किसी बच्चे का होम विजिट करने जाना है, मैंने आज होम विजिट किया, मैंने सारा डेटा भरा, तो कल मुझे हम्म। दिखने लगेगा कि बच्चे का टीकाकरण हुआ कि नहीं, महिला का पंजीकरण हुआ कि नहीं, कुपोषण का प्रमाण क्या है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगले महीने फिर से उसको विजिट करने के लिए जाती हूँ, तो मैं जस्ट देख सकती हूँ कि वो महिलाओं को क्या क्या चीजों की जरूरत है, स्पेसिफिकली वो चीजों के ऊपर बात कर सकती हूँ। हम्म। बट एक इसमें ये भी है कि हम लोग काफी हाई एंड टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जो कि पेड हैं, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं। लेकिन बिना रिसोर्सेज के भी कम रिसोर्स सेटिंग में भी ये चीज की जा सकती है। जैसे आजकल तो गूगल शीट्स का काफी इस्तेमाल होता है डेटा कलेक्शन करने के लिए, हम्म। एंड उसमें कोलैबोरेट करना, मतलब मिलजुल के काम करना भी इजी होता है। सेम शीट पे मैं भी डेटा डाल सकती हूँ, आप भी डेटा डाल सकते हैं, और सिंपल एआई वगैरह का यूज करके उसमें सिंपल फॉर्मूले लगा के हम उससे अपना इंसाइट्स भी जनरेट कर सकते हैं। और आई थिंक पिछले सेशन में भी हमने एआई के बारे में काफी कुछ बात की है कि एआई हमें बहुत मदद करता है, और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो हैं, जैसे कुछ ओडीके हैं, कोबो है, ये सब चीजें हम्म। ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट कुछ चीजें पेड होती हैं, तो वहां पे मुझे लगता है इवन हम स्नेहा में भी
मतलब कुछ नया करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पेड की तरफ नहीं जाते हैं। पहले हम खुद गूगल शीट्स में टेस्ट करते हैं, गूगल फॉर्म्स में टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो छोटे स्तर पर ये सारे टूल्स पे काम करते हैं, और लेकिन बड़े स्तर पर अगर आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, तो थोड़ा मतलब उसके लिए बजट रिक्वायर्ड है, बट वो हमारे काम को इजी कर देता है, और इम्पैक्ट देखने में जल्दी जल्दी हमको पता चलता है कि कैसे हम अपना दिशा निर्देश उस हिसाब से बदल सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा कि कितना जरूरी है कि जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग करना कि मैं क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, और इसका यूज अल्टीमेटली होना क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग होना कितना जरूरी है, और अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सकें। जी, सो क्या होता है कि अगर ओनरशिप जिसको बोलते हैं ना, कि जो कलेक्ट कर रहा है वो उसको ओन करना चाहिए, अगर वो नहीं है सो हम्म। एक तो वो डेटा क्वालिटी को भी बहुत इम्पैक्ट करता है, कि जैसे भरने के लिए भर रहे हैं तो कभी हो सकता है 1 का 2 हो सकता है, 2 का 3 हो सकता है, लेकिन जब उनके साथ बैठ के उनको ये समझाया जाए कि आप जो ये डेटा पॉइंट कलेक्ट कर रहे हैं, इससे हम आपको ये जानकारी के बारे में बता सकते हैं, आपको ये पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई संस्था है जो इम्यूनाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, सो हम्म। बच्चे का टीकाकरण हो गया, उसके साथ में हम ये भी पूछते हैं कि कहाँ पे हो गया। सो हम्म। अगर ये डेटा उनको वापस मिले, उनको हम्म। पता चले कि जो है कैंप में बच्चे नहीं आ रहे हैं, और सारे लोग जाके, माताएं जो है जाके हेल्थ पोस्ट में या फिर प्राइमरी केयर सेंटर पे ये सर्विसेज ले रही हैं, सो इससे हमको पता चलता है कि या तो कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, या फिर वहां पे उसका उतना अवेयरनेस नहीं हुआ। तो जब उनको पता चलता है कि जो आपका डेटा है वो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, तब वो फिर और उसको यूज करने के लिए मतलब इट्स लाइक अ गिव एंड टेक थिंग नो, कि आप उनसे इतना कुछ भरवा रहे हैं, लेकिन वापस में उनको इंटरवेंशन करने के लिए भी उतना अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और अगर आप स्नेहा में बता सकें कि आप क्या प्रोसेस रहता है कि आप अपनी टीम को किस तरीके से आप बताते हो कि आप ये डेटा इकट्ठा करने जा रहे हो, तो क्या ये शुरुआत में ही क्लियर होता है या फिर इस तरीके से, अगर आप थोड़ा बता सकें। नेहा में हम लोग यूजुअली एक विजन बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि हम लोग स्टार्टिंग में ही सारे जहाँ पे हम लोग इंटरवेंशन कैसे करेंगे उसको प्रोटोकॉल कहते हैं ना, कि इतने बार विजिट करेंगे, इतने बार ये स्टेप्स होगा। उसके हम्म। तुरंत बाद ही हम लोग, जो मैंने स्टार्टिंग में ढांचा बताया ना, उसके ऊपर हम लोग समय काम करते हैं, और हम लोग बहुत हम्म। इंटरएक्टिव एक्टिविटीज लेते हैं जो लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा। तरीके से उनको समझाया जाता है कि अगर आप ब्रिज बना रहे हैं, समझ लीजिए, तो आपके हम्म। पास जो आई है, जो आप काटने का हम्म। काम कर रहे हैं, वो आपके इनपुट्स हैं। अल्टीमेटली हम्म। ब्रिज बन गया तो वो आपका आउटपुट है, और जब हम्म। दो शहर कनेक्ट हो गए तो वो आपका आउटकम है। तो सिंपल तरीकों से उनको ये सारी चीजें और उनकी गहराइयां समझाई जाती हैं। ओके, हमारे पास एक सवाल है कि अच्छा डेटा क्वालिटी और खराब डेटा क्वालिटी क्या होती है, उसमें अगर आप बता सकें उसके बारे में थोड़ा। तो अच्छी डेटा क्वालिटी, अच्छा डेटा वो होता है जो जमीन की या जो भी प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी सही तस्वीर हमको दिखाए। हम्म। और डेटा की क्वालिटी अच्छी हम नहीं है कब बोल सकते हैं, कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा अधूरा है, या हम्म। फिर हमारा डेटा एक जैसा दिख रहा है। मतलब कि देखने के तरीके हैं कि अच्छा डेटा नहीं है, अगर तो हमारा सब डेटा एक जैसा दिख रहा है, सब हम्म। चीजें हमारी अच्छी अच्छी दिख रही हैं, हमें कुछ हम्म। उससे लर्निंग नहीं हो रही है डेटा से कि किस किस हम्म। एरिया पे काम करना है। सो हम्म। ये कुछ चीजें होती हैं जिससे हम देख सकते हैं कि डेटा की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। एक सवाल ये था कि क्या बिना ऐप, भारी जो कॉम्प्लिकेटेड एप्स हैं या बड़े एप्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स टूल्स हैं, उसके बगैर भी डेटा इकट्ठा करके इम्पैक्ट दिखाया जा सकता है। जी, तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा अभी बात हम्म। की है पिछले सेशंस में भी। आई थिंक आप लोगों ने काफी गहराई से उस पर बात हम्म। की है। हम्म। दूसरा एस्पेक्ट होता है टूल्स या फिर क्वेश्चनेयर्स जो होते हैं, जो हम्म। हम यूजुअली इम्पैक्ट के लिए यूज करते हैं, आउटकम मेजर करने के लिए करते हैं। सो हम्म। जरूरी नहीं कि हम हमेशा एक जटिल टूल की तरफ ही जाएं। सो हम्म। अल्टीमेटली जो हम टूल भी बड़े बड़े टूल्स यूज करते हैं, साइकोमेट्रिक स्केल्स यूज करते हैं, क्वेश्चनेयर्स यूज करते हैं, उसका अल्टीमेट एम ये होता है कि हम लोग ये देखें कि क्या सकारात्मक बदलाव है, जो बिहेवियर्स हैं उनमें कुछ चेंज आया है क्या, जो लोगों हम्म। की जिंदगी
हुई है उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? तो ये हम लोग कुछ छोटे छोटे 4-5 जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोगों के लिए ये क्वेश्चन है समझना डिफिकल्ट है, वो छोटे छोटे 4-5 सवालों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं एजुकेशन के क्षेत्र का कुछ एग्जाम्पल दूं, सो अगर जी। हम लोग लर्निंग आउटकम्स पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को कितना वो सीख रहे हैं ओवर द टाइम, तो हम लोग छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं पेरेंट्स से जाके कि बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ी है क्या, वो स्कूल रेगुलरली जाता है क्या, क्या आप उसके साथ होमवर्क करने में जुड़े हुए होते हैं, या हम्म। आपको समझ में आता है क्या कि बच्चा होमवर्क कर रहा है। तो इस हम्म। तरीके के अगर छोटे कुछ 4-5 सवाल भी पूछे जाएं, तो उससे भी हमको ये सारे सकारात्मक बदलाव, उनके व्यवहार में बदलाव, ये सब चीजें हमको पता चल जाती हैं। सो हम्म। इनिशियली हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे हम्म। जैसे हमारी थोड़ी समझ बढ़ती है हमारे इंटरवेंशन के बारे में, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, तो थोड़े मुश्किल टूल्स के तरफ जा सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए स्वास्थ्य का मैं सेक्टर बोलूं तो NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उसके जी। सारे क्वेश्चंस उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं जो बिल्कुल कठिन नहीं हम्म। होते, और वो भी गांव गांव में शहर शहर में वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम्म। अगर आप उसमें से किसी एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, सपोज आप फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, तो आप वही हम्म। क्वेश्चन ले सकते हैं जो वो पूछ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जी। दूसरा आपको एक बेंचमार्क भी मिल जाता है, क्योंकि NFHS कैसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनकी फैक्ट शीट्स होती हैं कि ये डेटा का बेंचमार्क क्या है, मतलब इसका प्रमाण आपके जिले में कितना है। जी। तो वो भी आपको एक मिल जाता है, तो कंपैरेटिव डेटा भी मिल जाता है। इसी तरह अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सर्वे होते हैं। जैसे हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट भी अपने अपने सर्वे करते हैं जानने के लिए कि आय कितनी है, एवरेज आय कितनी है, हम्म। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। सो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। तो थोड़ी हमारी समझ बढ़ जाए तो हम उनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जाननी थी कि स्नेहा में क्या क्या, क्या प्रोसेस रहता है जब आपके पास डेटा आता है आपकी संस्था के पास, डेटा का एनालिसिस, उसका कलेक्शन होने के बाद उसका विश्लेषण वगैरह किस प्रोसेस में होता है उसका, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सकें। जी, सो यूजुअली हमारे पास जब डेटा आता है तो फिलहाल तो हमारा बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड है, बट मैं प्रोसेस के लिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हमारे पास डेटा आता है तो सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग करते हैं हम्म। और उसको प्रोसेस करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि सब सब बिंदुओं पे डेटा इकट्ठा हुआ है कि नहीं, कोई मिसिंग हम्म। डेटा है क्या, वो चीजों को हम्म। देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा अलग डेटा तो नहीं आ रहा है, मतलब बारह अगर मान लीजिए 100 लोगों का डेटा है तो सबका ऑलमोस्ट एक रेंज में आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा है कि जो एकदम ही बाहर के रेंज में है, तो उसे हम अच्छा। आउटलायर बोलते हैं। तो हम अच्छा। लोग उसको मेजर करते हैं, जो कुछ कॉमन एरर्स हो सकते हैं डेटा में वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे की जो है वेट पिछले बार कुछ था और अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो हो सकता है वो डेटा एंट्री का एरर है। तो ये सब चीजें क्लीनिंग के प्रोसेस में आती हैं। उसके सॉरी, बाद बट फिर जो इसमें एक चीज और पूछनी थी। जैसे आपने इसे एरर के बारे में बताया, कुछ और भी एरर्स होते हैं जो डेटा में नोटिस किए जा सकते हैं? जी, जैसे कि मैंने बोला एक मिसिंग और आउटलायर, ये जो हमारे मेन तरीके के एरर होते हैं जो डेटा एंट्री में होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर मान लीजिए कुछ जानकारी है जो सिर्फ महिलाओं से संबंधित है, हाँ जी। और अगर हमने वहां पे उनकी जेंडर में महिला की जगह पुरुष डाल दिया, तो वो हम्म। सारी जानकारी वहां पे छुप जाती है। तो उस तरह की ये चीजें भी हम देखते हैं कि कौन सा डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब बहुत सारे चेक्स होते हैं कि एक पॉइंट पे वो डेटा पूछा जाता है, दूसरे पॉइंट पे किसी और तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं, तो वैसे हम किए जाते हैं। साथ ही साथ फील्ड सुपरविजन भी होता है। जब ये डेटा कलेक्ट किया जाता है उस टाइम पे भी जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो उनको चेक करते हैं कि ये डेटा जो है, जिस तरीके की बातचीत हुई है, जिस तरीके का होम विजिट हुआ है, काउंसलिंग हुई है, उस तरीके का डेटा फॉर्म में फिल हुआ है कि नहीं। हम्म। फिर हमारी टीम से भी विजिट्स होते हैं, फिर कम्युनिटी से फीडबैक होता है, तो ये सब चीज में मोर और लेस वो पता चलता है। ओके। हमारे पास एक सवाल आया है ब्रिजेंद्र सिंह जी का। वो पूछ रहे हैं कि बेसलाइन सर्वे हेतु स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए? जी, विपेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करें। आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं अपने संस्था के जरिए, उसके जरिए आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड
और जिन लोगों में बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आप महिलाओं में देखना चाहते हैं, बच्चों में देखना चाहते हैं, किसानों में देखना चाहते हैं, सो उन लोगों से जाके आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि ये बदलाव को मेजर करने में हेल्प करेंगे। जैसे मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स दिए, तो जरूरी नहीं सेट स्टैंडर्ड हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके पास लोग हैं जो सवाल पूछने में काफी कॉन्फिडेंट हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने में, तो फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला, आई थिंक पब्लिक डोमेन्स में अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। बट ऐसा कोई लिखी हुई लकीर नहीं है कि यही करेंगे तो बेसलाइन होगा। आप अपने परिस्थिति के हिसाब से भी अपने संस्था में बेसलाइन कर सकते हैं। अपूर्वा, क्या ऐसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कोई सैंपल वगैरह मिल सकता है? जी, जैसे मैंने बताया कि एनएफएचएस की खुद की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की खुद की वेबसाइट्स होती है जहाँ पे कि वो जो डेटा दिखाते हैं उसके साथ वो क्वेश्चनेयर्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन अलग अलग वेबसाइट्स याद करने के बजाय मैं एक सजेस्ट करूंगी कि आप यूजुअली जेमिनाई में या फिर चैट जीपीटी में जो एआई के प्लेटफॉर्म्स है, उनमें ये प्रॉम्प्ट डाल के पूछ सकते हैं कि सिंपल जो आपका क्वेश्चन है वही प्रॉम्प्ट डालिए कि मैं बेसलाइन लाइवलीहुड के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, मैं ये बदलाव देखना चाहती हूँ कि कितने लोग, कितनी महिलाएं हैं जिनका रोजगार लगने के बाद उनका जो है उधार लेना कम हो गया। सो उससे रिलेटेड जो भी अवेलेबल टूल्स होंगे, जो भी क्वेश्चनेयर्स होंगे, वो एआई जनरली आपको प्रोवाइड करता है। अनारा एआई होता है, परप्लेक्सिटी होता है, ये अलग अलग तरीके के एआई होते हैं जो ये सब चीज में अभी काफी मदद कर देते हैं। ओके। अपूर्वा, आपसे ही जानना था कि स्नेहा में आप क्वालिटेटिव डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है, अगर आप उसके बारे में बता सकें। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, जब कोविड का समय आया था, हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो एक एरिया है जहाँ पे कि कोविड के दौरान माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है, वो काफी अच्छा हो गया, मतलब कि बच्चे लोगों का पोषण काफी अच्छा हो गया। तो हम लोगों को ये जानना था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोविड के समय तो हम इतना ज्यादा महिला से मिल नहीं पा रहे थे, सर्विसेज भी उतनी अवेलेबल नहीं थी। हम लोग यूजुअली क्वालिटेटिव डेटा जो है, गुणात्मक डेटा, वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, मतलब कि और ज्यादा डीप में जाके किसी मसले को या किसी चीज, हमारे कोई रिजल्ट आए उसको समझना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग यूजुअली क्वालिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं। फिर हम इसमें अलग अलग तरीके के मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि हम फेस टू फेस इन डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं जहाँ की हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जो लोग होते हैं जो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, जैसे मान लीजिए जो लोग हैं जो काम पे जाते हैं, इतना टाइम नहीं है कि एक से एक करके हम हर किसी से बात करें, तो वहां पे हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि हम लोग 15 लोगों को एक साथ बैठा के उनके साथ बातचीत करें और एक मसले पे को गहराई से समझने की कोशिश करें। ये यूजुअली मेथड्स यूज किए जाते हैं। फिर उसका डेटा जो भी होता है हम यूजुअली रिकॉर्ड करते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको उसको उसमें से रिजल्ट निकालने में मदद करते हैं, कोडिंग करने में। वो हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कलेक्ट क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करते हो आप ये जो क्वालिटेटिव डेटा है? नहीं, ये तो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं जो जाके बातचीत करते हैं लोगों के साथ, और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डर्स में, या हाँ, उनसे कंसेंट लेके, या जहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है वहां पे हम नोट्स ले सकते हैं। इसको अगेन ये थोड़ा रिसोर्स मतलब इसमें ज्यादा लोग लगते हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बट क्वालिटेटिव मेथड्स हम जनरली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेटरी मेथड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बस्ती में हिंसा के मुद्दे के ऊपर काम करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि कौन से एरिया सेंसिटिव है, तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजैक्ट वॉक, मतलब कुछ लोग, बस्ती के ही लोग साथ में जाके बस्ती का पूरा एरिया में घूम के देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरियाज हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉयलेट के पास का एरिया है, या जहाँ पे कुछ लाइट लैंप पोस्ट है, या फिर कोई एरिया फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है। ये तो ऐसे उन लोग उस तरीके से भी क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जा सकता है कि इस जगहों पे हिंसा होने की ज्यादा वो है, जहाँ ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा और भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जो लोग क्वांटिटेटिव डेटा समझते नहीं है, मतलब नंबर में बताने, अगर लोगों को समझने में दिक्कत है, तो हम उनको रैंक करने भी बोल सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि मान लीजिए कृषि का अगर मैं उदाहरण दूं कि कौन सी क्रॉप आप लगाना चाहते हैं, तो अगर हम उसके
के ऊपर और ज्यादा डिस्कशन करना चाहते हैं तो हम उनको बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं फोटोज के साथ, उनको बोल सकते हैं कि आप इसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिए, तो वो उस तरीके से करते हैं मिल के ग्रुप में, तो वो भी हम्म। क्वालिटेटिव इंसाइट होता है। तो तो लो बेसिकली आप उसको रिस्क। डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप उसको लैपटॉप या जैसे भी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो आप बाकी आप सॉफ्टवेयर के भी बारे में भी थोड़ा बता रहे थे, अगर आप उसके भी कुछ एग्जांपल दे सकें हमारे। जी, सो यूजुअली स्नेहा में हम लोग एनवीवो और एटलस एआई यूज करते हैं, जो कि पेड सॉफ्टवेयर है यूजुअली। बट हम ओके। लोग अगर ये नहीं है तो अगेन जैसे मैंने बोला, गूगल शीट्स में हमको पता है कि हम ये थीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा और बता अम, सकें, अभी बता नहीं, सकें। ज्यादा मेरा एरिया ऑफ वो नहीं है, मतलब इस कोई एरिया में उतना नहीं कोई करती हूँ, बट इस ग्रुप के जब ये आप शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग, उसमें मैं शेयर कर सकती हूँ उनका। ठीक है, जरूर जरूर। एक मेरा आखिरी सवाल, कि जब हमारे पास आंकड़े पूरी तरह से क्लियर ना हो, रिजल्ट सही से ना हो, तो भी हम अपने काम का इम्पैक्ट कैसे दिखा सकते हैं, अपने काम का असर कैसे बता सकते हैं। मुझे ना इंद्रश्री, यहाँ पे सबसे पहले ये लगता है कि अगर हमारे पास आंकड़े साफ नहीं है या क्लियर नहीं है, काफी नहीं है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो उसको एक्सेप्ट करना, कि हम्म अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना कि हमारे पास इतना ही अवेलेबल है। शायद आप जो बोल रहे हैं वो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम्म डेफिनेटली हम्म हमारे पास लर्निंग्स है। मतलब हम्म हमने इतना 1 साल ये चीज इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें हमको ये ट्रेंड्स दिख रहे हैं, मतलब लोगों की हम्म कुछ चीजों में बदलाव आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है, 3 से 4 साल, यूजुअली 2 से 3 साल तो लगते ही है। बट अगर हम्म आपका प्रोजेक्ट 1 साल का ही है तो आप वो दिखा नहीं पाएंगे। सो आप ये हम्म दिखा सकते हैं कि उनकी समझ कैसे बढ़ी, उनका ज्ञान कैसे बढ़ा, उन्होंने कुछ कितने लोग ने दूसरे लोगों को रेफर किया आपके पास आने के लिए। सो जहाँ हम्म पे आप कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं दिखा सकते, वहां पे आप आपकी लर्निंग्स दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड देन कोई भी जो भी आपके स्टेक होल्डर है, चाहे फंडर है चाहे सिस्टम के लोग हैं, वो समझते हैं कि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी डेवलप होती है कि आपका जो लिमिटेशन है आपने बताया है। और इसके हम्म साथ साथ मान लीजिए कि आपने कुछ इंटरवेंशन किया, मान लीजिए आपने बेसलाइन नहीं किया, आपको नहीं पता था उस टाइम पे, और अभी हम्म आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो आप जो है बेंचमार्क से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि जो गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती है या जो फैसिलिटीज में, गवर्नमेंट फैसिलिटीज में डेटा होता है जहां से हमको हमारे जिले की, हमारे ब्लॉक की आइडिया पता चलता है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। या फिर हम्म वो भी नहीं है अगर, तो हम फीडबैक ले सकते हैं, जिसकी जिंदगी में बदलाव आया है उससे जाके हम फीडबैक को 4-5 छोटे क्वेश्चंस पूछ के उनसे फीडबैक ले सकते हैं, सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं विद मतलब उसके साथ ये कहते हुए कि ये हमारी अभी तक की लर्निंग है, बट इससे आगे, इससे लर्न करके हम इसके आगे जाना चाहते हैं। ओके। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझाया। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है स्नेहा में डेटा से संबंधित कुछ अलग तरीके से और भी कुछ चीजें हैं जो शायद हमारी डिस्कशन में निकल के नहीं आया, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे बाकी साथियों के साथ। एक चीज जस्ट मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें विविधता होनी बहुत जरूरी है। विविधता से मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई आंगनवाड़ी का प्रोजेक्ट है और हम लोग हम्म पोषण के बारे में बात करें, लेकिन जो आंगनवाड़ी के आसपास ही बच्चे रहते हैं, सिर्फ अगर उनका ही डेटा लेंगे तो वो तो आंगनवाड़ी में आएंगे क्योंकि वो पास में रहते हैं। सो हम्म जो लोग प्रॉब्लम के जोखिम में हैं, जो लोग हम्म दूर दराज के हैं, जो माइग्रेट होते रहते हैं, सो हर तरीके के लोगों की तस्वीर हमारे डेटा में दिखनी चाहिए। मतलब डेटा का मकसद ये नहीं कि हम अपने काम को अच्छे तरीके से दिखाएं, बट डेटा का मकसद ये है कि हम अपने काम को सही तरीके से दिखाएं और हमारे डेटा से हम लर्न करें और अपने काम को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करें। तो इस चीज पे स्नेहा में हम काफी फोकस करते हैं। तो चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो, पॉजिटिव रिजल्ट है तो बहुत अच्छा है, और अगर हमारे पसंद का रिजल्ट नहीं है तो वो हमारे लिए लर्निंग होता है। सो वो एक सिद्धांत जो हमेशा से चलता आ रहा है, वो मुझे बहुत पसंद आता सॉरी, बस एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे, जब आप डेटा कलेक्शन के बारे में बात, कुछ टूल्स के नाम बता सकते हैं आपकी, जो हमारे साथी जो छोटी संस्थाएं हैं जिनके लिए कभी अभी वो पेपर पे ज्यादातर करती हैं, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो कौन से ऐसे 3-4 ऐसे ऐप आप बता सकें कि कौन से यूज कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने बोला फॉर्म केयर बहुत वाइडली यूज्ड है। जी पहले तो पेड वाले जो मुझे पता है वो बता देती हूँ। उसके अलावा कोबो होता है, आई थिंक ओटीके फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी सो उसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप कंपेयर, इवन आप एआई से भी पूछ सकते हैं सेम चीजें। शायद हम लोग क्योंकि काफी टाइम से वो एक ही पे यूज कर रहे हैं और हमारे लिए वर्क करता है। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर आप पहले पहले यूज कर रहे हैं तो आप रजिस्टर में यूज करने के बजाय गूगल शीट्स में यूज कीजिए। सेम जो हम्म। भी आपके फील्ड वर्कर हैं उनको बोलिए कि इसमें आप नंबर कॉपी में लिखने के बजाय कि गूगल शीट में वन डाल दीजिए, यहाँ पे हम्म। वन लिखने के बजाय वहां वन लिखिए। सो क्या होता है कि वो डेटा एंट्री वाला प्रोसेस एलिमिनेट हो जाता है और एनालिसिस के लिए भी इजी होता है। शुक्रिया शुक्रिया अपूर्वा, बहुत अच्छा अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें बताई और एग्जाम्पल के साथ बताई। मुझे लगता है कि हमारे साथियों के लिए ये आज का जो एपिसोड है बहुत यूजफुल रहा होगा।